नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अब तक आतंकवाद का चेहरा गरीब और नासमझ युवाओं को बनते देखा गया, मगर पढ़ लिखकर डॉक्टर बन चुके लोगों और खासकर महिलाओं का ब्रेन वॉश का आतंक का नया मॉड्यूल तैयार किया गया। दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में हुए कार ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर दिया। सुरक्षा एजेंसियां ताबड़तोड़ छापेमारी कर पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने में जुटी है। धमाके को लेकर अब हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में 20 किरदार सामने आए। इनमें आतंकी डॉक्टर्स की फौज और उनके मददगार स्लीपर सेल मॉड्यूल के संदिग्ध शामिल हैं। डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंक की राह में लाने वाले 2 मौलवी भी पुलिस के शिकंजे में आए। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में निशाने पर यही जगह थी जहां यह ब्लास्ट हुआ, या निशाने पर 26 जनवरी थी, या निशाने पर नया साल था? क्योंकि जो विस्फोटक पकड़ा गया वो 3000 किलो से ज्यादा है। या फिर जिस तरीके से हमारी एजेंसीज ने कार्रवाइयां की उसका ध्यान भटकाने के लिए ये एक ब्लास्ट किया गया ताकि पूरी जांच इस तरफ चली जाए, और जो जांच चल रही है और जिसमें ना जाने कितने लोग गिरफ्तार होने थे, कितने आतंकी गिरफ्तार होने थे, उनसे ध्यान कुछ वक्त के लिए हट जाए। आज सवाल यही है कि डॉक्टर्स वाला मॉड्यूल आतंक का नया टूल क्या हम डीकोड कर पाएंगे? अब सोचिए, चुनौतियां बहुत है, सवाल बहुत हैं। सवाल यह है कि इतना अमोनियम नाइट्रेट कहां से आया। सवाल यह भी है कि क्या फंडिंग अब ई-कॉमर्स के जरिए की जा रही है। सवाल यह भी है कि क्या वाकई में एन्क्रिप्टेड जो चैनल्स हैं, क्या उनको डिकोड करना मुश्किल है, और यह चुनौती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ कर्नल अनुपम जेटली जी, बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष हल्दनिया जी, हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट के तौर पर मुकेश चौधरी जी हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अशोक पाठक जी हैं। मुकेश जी, शुरुआत आपके साथ। क्या वाकई में तकनीक का इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं ताकि उनको पकड़ने में मुश्किल हो, और इसलिए अब इलिटरेट आतंकवादी नहीं है, हाईली लिटरेट आतंकवादी है, जिनको टेक्नोलॉजी का पता है, जिन्हें केमिकल्स का पता है, जिन्हें बाकायदा इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल करना है, एनक्रिप्टेड चैनल को कैसे इस्तेमाल करना है, उसका पता है। तो क्या हमारी टीम इतनी इंपैक्टफुल हो चुकी है कि हम उस सारे चैनल्स को डिकोड कर पाएं, और क्या ये मुश्किल है? जी, काफी चैलेंजिंग सिचुएशन होता है ये इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि जो भी एजेंसीज हैं, नेशनल एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इतने सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो एनक्रिप्शन का यूज करती है। अगर कॉपरेशन मांगा जाए व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से या सिग्नल से, ये सभी एप्लीकेशंस चैट्स देने के लिए सक्षम नहीं है। साफ मना कर देते हैं कि हम क्या 2 लोगों के बीच में या एक ग्रुप में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, हम कम्युनिकेशन आपको या चैट्स आपको उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। जिसके चलते ये तो पता चल पाता है कि कोई हो सकता है कि शायद इंटेलिजेंस से ये पता चल जाए कोई ग्रुप बना हुआ है, और उस ग्रुप में क्या बातचीत हो रही है इसका खुलासा नहीं हो पाता है, जिसके चलते उनके जो मंसूबे हैं उनके बारे में नहीं पता चल पाता है समय रहते एजेंसी जी। अब ये कह रहे हैं कि पर्सनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी पर भारी पड़ रही है। डेफिनेटली भारी पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी, सबकी इंडिविजुअल प्राइवेसी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, पर नेशनल सिक्योरिटी भी अपनी जगह उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको बैलेंस करना काफी मुश्किल है, पर यही सबसे बड़ी चुनौती है सभी एजेंसीज के सामने आज। और ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम फिर भी कुछ हद तक सपोर्ट करते हैं, पर ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मैं इनको नाम नहीं लेना चाहता अभी चैनल पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल ठीक बात है, पर ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो किसी भी एजेंसी को, चाहे वर्ल्ड की कोई भी एजेंसी हो, उन्हें किसी को भी कॉपरेट नहीं करते हैं, चाहे वो सीबीआई हो या एफबीआई हो जी। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, पूरे दुनिया के लिए चैलेंजेस हैं, ना कि भारत के। एक और सवाल, 2025 मार्च के अंदर एफएटीएफ की एक रिपोर्ट आई कि आतंकवादी अब फंडिंग के लिए सीधा पैसा नहीं ले रहे हैं, वो ई-कॉमर्स के जरिए पैसा ले रहे हैं, और इसलिए उस रूट को डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल है।
तो हम उसको कैसे डिटेक्ट करें, क्योंकि जो भारत के अंदर रहकर भारत के दुश्मन है, मुमकिन है उनको भी फंडिंग ई कॉमर्स के जरिए हो रही हो, इसलिए हम उस चैनल को डिफाइन ही ना कर पाए, लेकिन रोकना तो पड़ेगा ना। जी, मीडियम देखिए, ये तो क्या है कि समय समय पे मीडियम्स जो हैं वो बदलते रहते हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जाती है, जैसे जैसे डिटेक्शन होते जाते हैं, पता चलता है कि एजेंसीज को एक रास्ता, जिस तरीके से आप कम्युनिकेशन करते थे, एग्जांपल के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, जैसे आप पेटीएम के जरिए किसी को पेमेंट भेज सकते हैं या गूगल पे के जरिए पेमेंट भेज सकते हैं, पर ठीक। गूगल पे और पेटीएम के जरिए मैसेज के थ्रू चैटिंग भी हो सकती है। तो काफी सारे क्रिमिनल्स उन प्लेटफॉर्म्स को चैटिंग के लिए भी यूज कर लेते हैं। ऐसे ही पैसे भेजने के लिए बहुत सारे मीडियम्स हैं। इसमें क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा मीडियम है जो काफी सालों से काफी सारी जो बैंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन से आउटफिट्स हैं उसको यूज करती हैं। तो इसके बहुत प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे कोई केवाईसी नहीं होता, कोई नॉर्म्स नहीं होते, कोई पेपर वर्क नहीं है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना कि इस अकाउंट को क्रिएट किसने किया, ऑपरेट किसने किया। दूसरा एक प्लेटफॉर्म होता है एनएफटी। एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं। क्रिप्टो करेंसी के मार्फत पे किसी ने अगर डिजिटल आर्ट क्रिएट किया, डिजिटल पेंटिंग क्रिएट की, वो पेंटिंग की कॉस्ट 10 रुपए भी हो सकती है, 10 करोड़ हो सकती है, 1000 करोड़ भी हो सकती है। तो ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो पेंटिंग्स बनाते हैं, और ऐसे लोग होते हैं जो उस पेंटिंग को खरीदने के नाम पे हवाले से उनको पेमेंट करते हैं और उस फंडिंग को एक नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। जिस भी फॉरेन कंट्री में वो पेमेंट होना होता है फिर वो हो जाता है, फिर वो कैश में कन्वर्ट क्रिप्टो के थ्रू मार्फत होके उसको लीगल कन्वर्ट कर देते हैं और आगे टेरर फंडिंग में इन पैसों को यूज किया जाता है। ठीक है मुकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक और थ्रेड जो भारत के अंदर है वो जमात उल मोमिनात रहा, अनुपम जेटली जी, क्योंकि जैशे मोहम्मद सीधा अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। शायद उसकी अभी भी रूह कांप रही है कि जिम्मेदारी ली तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होकर जो बचे कुछ है उनको और ना मार दे। अभी तक ये पहला आतंकी हमला है सर, जिसमें कोई खुलकर नहीं कह रहा है कि हाँ मैंने किया है, वरना घटना घटती बाद में है, क्रेडिट लेने वाले पहले आते हैं। सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो जमात उल मोमिनात, जो मुझे डरा रही है, क्योंकि महज 2 महीने पहले बाकायदा पाकिस्तान से इसका ऐलान होता है, मसूद अजहर की बहन इसकी हेड होती है, और भारत के अंदर 2 महीने के अंदर यह नेटवर्क खड़ा भी होता है, और जिससे शाहीन को पकड़ा गया वो इसकी हेड निकलती है। अब सोचिए कहां तक चला गया होगा नेटवर्क, की हम ट्रैक नहीं कर पा रहे। विजेंद्र, अगर आपको थोड़ा सा समय में पीछे चले तो जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ तो उस समय आपने मुझसे एक सवाल पूछा था इसी चैनल पर, इसी स्टूडियो में, कि क्या हमने आतंकवाद की जड़ें खत्म कर दी हैं, जला दी हैं, काट दी हैं। और मेरा जवाब था कि जब तक अजहर और सईद दोनों पाकिस्तान में जिंदा हैं, ये 3, 4, 5 महीने तक शांत रहेंगे। उसके बाद हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश दोबारा करेंगे। और मई के बीच में से लेकर आज मिड नवंबर है, 5 महीने में हम वही देख रहे हैं जो हमने डिस्कस किया था। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो महिलाओं का इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन किया है, ये बहुत ही मुश्किल है इनकी तहकीकात, इनको पहचानना, क्योंकि अभी हमें इतना पता ही नहीं है कि इनके स्लीपर सेल कौन कौन से हैं, इनमें कितनी महिलाएं शामिल हैं, उन महिलाओं में टेक्निकली एडवांस कितनी है जिनको नॉलेज है हर चीज की। क्योंकि अब जिसे देखा जाए व्हाइट कॉलर इको टेरर सिस्टम जिसको आप कह रहे हैं, या अब इसका नाम इस खास का दिया गया है डॉक्टर्स ऑफ डेथ, तो इतने एमडी जो कि इंसान इतने पैसे देता है, इतनी मेहनत करता है और प्रोफेशन में आगे बढ़ता है, लोगों की जिंदगी संभालने का, लोगों को निरोग करने का जो है शपथ लेता है, वो इंसान जब शामिल हो रहे हैं तो हमारे लिए बहुत सोचने की और बहुत गंभीरता से लेने की बात है। सर मैं इसीलिए डर रहा हूं क्योंकि आप सोचिए, अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर, वो अगर जिहाद के चक्कर में आएंगे, जहन्नुम के चक्कर में आएंगे, हुरों के चक्कर में फंसेंगे, तो एक समाज के अंदर उनको वैसे भी शक की नजर से नहीं देखा जाता है। अब महिलाएं और हैं, महिलाओं को पकड़ना ही सबसे बड़ी चुनौती है, फिर उनसे पूछताछ के लिए उनको थाने लेकर आना वो उससे बड़ी चुनौती है। ये तो एक ऐसी घटना है कि मानकर चलिए व्यापक स्तर पर धरपकड़ हो गई तो देश में अराजकता की स्थिति आ सकती है। सर ये जानबूझकर जमात उल मोमिनात को बनाकर भारत में एक्टिव किया गया। देखिए, उन्हें पता है कि भारत जो है वो एक ऐसा देश है जो महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। अगर आप देखें ये अमेरिका में, तो अमेरिकन पुलिस जो है लेडीज को, आदमी जो वहां पुलिस के हैं वो हैंडल करते हैं, सड़क पे गिराते हैं
और उनके साथ बदसलूकी होती है। मगर हिंदुस्तान में ऐसे वाकये शायद एक दो कहीं हुए हों, वरना ऐसा नहीं है। महिलाओं को बहुत सम्मान से बिल्कुल। और संवेदनशीलता से देखा तो जाता उसी है। का फायदा उठा रहे हैं सर। उसका फायदा ये आतंकवादी ग्रुप उठा रहे हैं। और अगर आप देखें तो आज से 8-10 साल पहले जम्मू कश्मीर में ये गायों को आगे कर देते थे, क्योंकि हम गायों की इज्जत करते हैं हिंदुस्तान में। ऐसी ऐसी हरकतें जब हो रही हैं तो हमें चाहिए कि हम भी ऐसी टेरर फोर्स ऑर्गेनाइज करें जिसमें महिलाएं बहुत हों और वो इनको पूरी तरीके से हैंडल कर सकें। ठीक है अशोक पाठक जी, आप इस पूरी घटना को किस नजर से देखते हैं? क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि भाई मदरसे से पढ़े या वहां किसी मौलवी ने उनको बहका दिया, तो फिर ये तो डॉक्टर बन चुके हैं, एमडी हो चुके हैं, हाईली लिटरेट हैं, उसके बावजूद अगर ये जिहाद का रास्ता अपना रहे हैं तो फिर ट्रैक कैसे करें, ट्रेस कैसे करें, इनको आइडेंटिफाई कैसे करें? मैं सबसे पहले तो भारत में रहने वाले सभी मुसलमान भाइयों के प्रति मेरी सहानुभूति है, क्योंकि उनके साथ इतना बड़ा खेला हुआ है। 1400 वर्ष पहले कोई व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने एक किताब को लॉन्च किया, और वो किताब ऐसा लालच देती है, जैसे कई चिटफंड कंपनी आती थी, 6 महीने में धन को दुगना कर दिया जाएगा। बहुत लोग ठगी के शिकार होते थे। उनको लालच दिया गया कि आपको वर्जन मिलेगी, और जिसको यूज कर लिया वो दूसरे दिन फिर वर्जन हो जाएगी। तो कामुक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उस लालच में आकर उसके फॉलोअर बनते चले गए, और वो पुस्तक आज भी भारत में है। उस पुस्तक को पढ़ने वाला चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, मैं ये नहीं कहता, भारत में रहने वाले सभी मुसलमान भाई उस पुस्तक में यकीन करते हैं, क्योंकि वो अरबी भाषा को जानते तक नहीं है बेचारे। लेकिन जो अरबी भाषा को जानते हैं, पढ़ते हैं, पुस्तक में यकीन रखते हैं, उनका एक फर्ज है, क्योंकि 6666 आयत कुरान शरीफ में है, उसमें केवल 2 आयत हैं, ला इकरा फिद्दीन और लकुम दीनम बालिया लकुम, कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और दीन में कोई जोर नहीं। इन 2 आयतों के सिवा सारा सब कुछ भरा हुआ है गैर मुस्लिमों की मारकाट से। जो जितनी मारकाट करेगा, जितनी हिंसा करेगा, वो जन्नत में जाएगा। और यह भी बताया गया वो इस पृथ्वी पे जो घूम रहे हैं वो जेल की सजा पा रहे हैं, यहां उनका इम्तिहान है। और यहां से जब वो जाएंगे, इसमें जितना अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम कौन से हैं? अच्छे काम है काफिरों को मौत के घाट उतारना, गायों की कुर्बानी देना, महिला चाहे, और इतने लालच तक दिए गए कि आप 100 बलात्कार करो, वो इतना बड़ा गुनाह नहीं है। 100 लोगों का कत्ल करो, इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना किसी को, दूसरे धर्म वाले को दीपावली की राम राम कह दिया, वो बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसे उनको पढ़ाया गया। और इन विचारों के साथ जो भारतीय हैं, अरे सर, इनमें इनके से कई साथ डॉक्टर इतना तो बड़ा ऐसे, खेला हुआ। इनमें से कई डॉक्टर तो ऐसे जो चाइना से पढ़कर आए हैं। हाँ, अब उन्होंने 5-5, 7-7 साल तो मेडिकल की पढ़ाई की है। अब ये कह रहे हो 5-10 साल की मेडिकल की पढ़ाई पर जो आप कह रहे हैं वो भारी पड़ गया। वो इसलिए भारी पड़ गया, इंटरनेट पे अरबी भाषा में पूरी कुरान उपलब्ध है, उसकी आयतों की सारी ट्रांसलेशन मौजूद है, उसको पढ़ करके। और ये इतने, मैं ये कहता हूं भाई, अगर उसको पढ़कर कर होता अशोक पाठक जी, तो हिंदुस्तान के अंदर 25 करोड़ मुस्लिम भाई हैं, और 25 करोड़ में से मैं कह रहा हूं 24 करोड़ ने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा कुरान को, तो फिर तो सब उस कटघरे में आ जाने चाहिए। उसमें से 24.5 करोड़ तो अरबी भाषा को जानते तक नहीं है। अरे लेकिन पढ़ा तो है ना सबने मदरसे में, पढ़ाने वाले तो जानते हैं अरबी, ट्रांसलेट करने वाले भी जानते हैं अरबी भाषा को पढ़ते हैं, उसका अर्थ नहीं जानते कि हम जो पढ़ रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं, इसका हिंदी में अर्थ क्या है। वो इस अर्थ को नहीं जानते कि इस भाषा का तर्जुमा क्या है। मतलब आप ये कह रहे हैं अगर वो अर्थ जान जाएंगे तो वो भी सराह पर आ जाएंगे। यदि अर्थ जान जाएंगे, या तो वो छोड़ के भाग जाएंगे इसको, और या वो ऐसे बन जाएंगे जैसे इस डॉक्टर ने किया था। फिर तो आपके हिसाब से भाई पूरा जो खाड़ी देश है वो सब यही होने चाहिए, खाड़ी यूरोप के भी यही होने खाड़ी चाहिए। देश इस बात को जान चुके हैं, क्योंकि आज आप देखिए अरब देशों में वो सो कॉल्ड अल्लाह से बड़ा अमेरिका को मानते हैं। अल्लाह ने नहीं बताया कि धरती के नीचे तेल है, किसने बताया? अमेरिका ने बताया, जिसकी बदौलत आज में धन दौलत और शोहरत दोनों चीज कैसे हो सकती है? अब एक तरफ कह रहे हैं जो जान जाएंगे वो इस राह पर हो जाएंगे, अब जो जान गए वो कह रहे हैं कि वो अमेरिका की तरफ हो गए। भाई ये तो दो धारी चीज हो गई ना। आप क्लियर कीजिए कि कौन होगा कौन नहीं होगा। आप कह रहे हैं जिन्होंने कुरान पढ़ ली वो हो जाएंगे, फिर कह रहे हैं वो अरबी में वो समझ नहीं पाएंगे, जो समझ गए हैं वो अमेरिका के हो गए हैं, और जो समझ जाएंगे वो आतंकवादी हो जाएंगे।
अरब देश समझ चुके हैं, इसलिए वो जो भारत से जाते हैं, बांग्लादेश से जाते हैं, इनके जो मुस्लिम लोग हैं उनसे ज्यादा हिंदुओं की इज्जत करते हैं, क्रिश्चियनों से इज्जत सर करते हैं। उसका कारण तो है कि वो यहाँ के मुसलमानों को कन्वर्टेड मानते हैं और वो ये ब्रिटेन में कन्वर्टेड मानते हैं और वो ये भी दोयम मानते हैं दर्जे का मानते हैं कि हमारे एक व्यक्ति द्वारा फैलाए गए किसी किताब की वजह से ठगी के शिकार हुए, वो ये भी मानते हैं, वो हकीकत भी मानते हैं। ठीक है शैलेंद्र गुर्जर जी, बाकायदा में कई कनेक्शन है, लेकिन क्योंकि सरकार है तो सरकार में दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है। क्या पाकिस्तान के साथ भारत के अंदर के ये लोग अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो क्या हम उसको डिकोड नहीं कर पा रहे, पहला सवाल। दूसरा, अगर वहां से ऑर्डर इनको आज भी मिल रहे हैं कि आप फिदाइन हो जाइए, आप अटैक कर दीजिए, हम उसको डिकोड नहीं कर पा रहे, दूसरा सवाल। 3000 से ज्यादा किलो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा हो जाते हैं कि 47 हो जाता है, हथगोले हो जाते हैं, वो इकट्ठे कैसे हुए जानकारी नहीं। क्या ये सब गंभीर सवाल नहीं है? नहीं, निश्चित तौर पे गंभीर सवाल है, लेकिन जहां तक डिकोड की बात है तो ये व्हाइट कॉलर डॉक्टर टेरर जो एक नया पनपा है, इसको डिकोड करने की पूरी कोशिश जारी है और एनआईए ने पूरी इसमें जान लगा रखी है। और आपको मालूम है हम कोई भी काम करता है किसी भी ऑपरेशन के लिए अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल नहीं होता है कि डॉक्टर जाकर खरीद के आ जाएंगे कि भाई साहब हमें उसकी दवाई देनी है, अमोनियम नाइट्रेट दे दीजिए, हमें ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करना है, अमोनियम नाइट्रेट दे दीजिए। देखिए, खाद्य पदार्थ अमोनियम नाइट्रेट जो है वो यूरिया और डीएपी खाद जो हैं उनमें कहीं ना कहीं इसको यूज़ किया जाता है। और इतना कितना कैसे एक्यूमुलेट कर लिया उन्होंने 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय। और निश्चित तौर पर आप देखिए एनआईए इसको डिकोड करके छोड़ी। मैंने आपको बताया कि जैसे पोस्टर लगे, पहले पोस्टर नहीं लगते थे, आपने देखा होगा 6-7 साल से पोस्टर लगने बंद हो गए थे, कश्मीर में पत्थरबाजियां बंद हो गई थी, आतंकवाद की घटनाएं कम हो गई थी और हिंदुस्तान में 80% आतंकवाद की घटनाएं कम हो गई थी। लेकिन ये जब से जैश ए मोहम्मद का पोस्टर निकला उसके बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस विजिलेंट हुई, उन्होंने संपर्क किया और हरियाणा तक ही आए और हरियाणा में अल फलाह यूनिवर्सिटी में जाकर इसका मॉड्यूल कनेक्शन उनका सामने आया। तो निश्चित तौर पर आप देखिए जांच आगे बढ़ी रही थी और जब ये जखीरा इतना बड़ा पकड़ा तो आप सोचिए कि हिंदुस्तान में कितना बड़ा इनका एक प्लान था कि किस तरह से हम अटैक करेंगे। 200 बॉम्ब बनाने तक का प्लान ऐसा बताया जा रहा है कि इनका था। और किस तरह से जम्मू कश्मीर की पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां, गुजरात एटीएस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस ने एक बहुत चुस्त दुरुस्त और ऑपरेशन सिंदूर हमें बाहर करना है या देश के अंदर करना है? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर अब देश में करने की आवश्यकता भी है। जो इस तरह के मॉड्यूल खड़े करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। आप देखिए ये फिर सिर उठाने की कोशिश है। और ये जो ब्लास्ट हुआ है, नहीं मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा, ये जो ब्लास्ट हुआ है ये एक पैनिक ब्लास्ट मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि घबरा के इन्होंने ब्लास्ट किया है। जब इनके सारे कनेक्शंस पकड़े जाने लगे, नेटवर्क ध्वस्त होने की स्थिति में आ गया, जब इनके सारे आईडी मटीरियल सोचा कि टॉर्चर से अच्छा फिदाइन हो जाऊं। मुझे कहीं ना कहीं इस तरह की कोई थ्योरी सी दिख रही है जहां कहीं ये हमारे साथ मीडिया वाले भी सपोर्ट करते हैं। इसको कंफर्म कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आशीष हल्दीनिया जी, अगर देश के अंदर व्यापक स्तर पर जांच शुरू होती है और इन कनेक्शन को जोड़ते हुए लोगों की गिरफ्तारियां शुरू होती हैं तो कांग्रेस झंडा उठाकर तो आगे नहीं आ जाएगी कि भाई प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि देश के दुश्मन बाहर नहीं है सर, वो तो कंफर्म है ही। आज देश के दुश्मन अंदर है, इनमें से एक ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान का रहने वाला है, सब भारत के। देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। लेकिन कल दिल्ली के दिल पर जो वार हुआ है, दिल्ली के दिल पर जो घटना घटित हुई है, दिल्ली में जो धमाका हुआ है, वो देश को झंझोर कर रख देने वाला है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर भारतीय सुरक्षित नहीं है, तो फिर यह सरकार किस काम की है? भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि जीरो टॉलरेंस नीति पर हम काम करेंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आज आतंकवाद की पूरी एक लिस्ट इन 11 सालों में मैं आपको बता देता हूं कि पूरी लिस्ट है, कहां कहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश पर हमले हुए हैं। हम ना पठानकोट भूल सकते हैं, ना हम उरी भूल सकते हैं, ना हम अमरनाथ यात्रा भूल सकते हैं, ना हम पुलवामा भूल सकते हैं, ना हम पहलगांव भूल सकते हैं, और ना ही हम कल जो 10 नवंबर को दिल्ली में घटित घटना हुई, देश की राजधानी दिल्ली के दिल पर जो वार हुआ है, उसको भी हम नहीं भूल सकते सर। और ये बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, मैं थोड़ी सी बात कर देना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर से हमने क्या हासिल कर लिया? सेना का बलिदान,
सेना का शौर्य, सेना का साहस, सेना का कौशल, सेना की वीरता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगा दी ट्रंप के सामने। जब ट्रंप ने आकर मध्यस्थता की बात की, ट्रंप ने कहा कि मैंने वार्ता करवा दी है, अब युद्ध विराम हो जाएगा। एक विदेशी व्यक्ति आकर हमारे देश के प्रधानमंत्री के बीच में बोलकर कहता है कि हमने मध्यस्थता रुकवा दी है। यह कितना बड़ा धोखा था हर भारतीय के साथ में, सेना के साथ में धोखा था सर। आशीष हल्दिनिया जी तालियां बजाएं। धोखा था उनके बलिदान के साथ में। आशीष हल्दिनिया जी तालियां बजाएं। नहीं, तालियां बजाने की बात नहीं सर, दिल में दुख होता है। तालियां बजाएं। भारत के रहने वाला इसलिए कह रहे विजेंद्र जी, तालियां बजाएं सर। तालियां बजाने की बात भी थी। एक मिनट भाई, कोई नहीं आएगा। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था ना, और जब अमेरिका आके दिखा रहा था तब तालियां बजाने की बात थी। और आज भी हम तालियां बजाएंगे। अगर ऑपरेशन सिंदूर रुकता नहीं, सेना के शौर्य को अगर अपमानित नहीं किया जाता, तो पूरा भारत ताली बजाएगा। अब शुरू करते हैं। आगे चलकर कोई बात नहीं सर, आशीष जी कांग्रेस आगे चलकर खड़ी है। ठीक है, आप जरा सुनिए सर। अरे भाई, देश भूलता नहीं है, देश नहीं भूलता कि 94,000 सैनिकों को पाकिस्तान के बंदी बनाया, उनके कर्नल जनरल को बंदी बनाया, सबको छोड़ दिया, और वहां से 54 भारतीय वापस नहीं आ पाए। भारत का सेना का शौर्य था उस दिन। भारत की सेना का शौर्य था उस दिन। 90,000 सैनिकों को वापस आते हैं। घुटनों के बल ला दिया कांग्रेस को, लेकिन पठानकोट के बाद हमने क्या किया, उरी के बाद हमने क्या किया? मैं ये कहना चाहता हूं कि पठानकोट, आशीष हल्दिनिया जी, पुलवामा, एक मिनट भाई, क्या हुआ? एक मिनट आशीष हल्दिनिया जी, देखिए मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। एक मिनट भाई, आशीष हल्दिनिया जी, आपको ना तो तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भरोसा, ना आपको उस पाकिस्तान के ही भरोसा जिन्होंने कहा कि, अरे सर सुनिए सर, आप ना राहुल गांधी जी सुनिए सर, आप कांग्रेस ने उठाया है। और ये शर्म आनी चाहिए। क्यों शर्म आएगी? सियासत में सेना को आप बीच में लेकर आते हैं। सवाल नहीं उठाया आपका चैनल प्रतिष्ठित। अगर एक भी बार आपका अनुपम जेटली जी, राहुल गांधी एक मिनट सर, अनुपम जेटली जी, अगर मैं एक भी शब्द गलत बोलूंगा सर, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं यही माफी मांगने के लिए तैयार हूं। माफी मांगनी पड़ेगी सर, पड़ेगी माफी मांगनी। अनुपम जेटली जी, एक मिनट भाई, अनुपम जेटली जी, अगर मैं एक भी शब्द गलत बोलूं तुरंत टोकिएगा सर। क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों सेनाओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह नहीं कहा कि पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ाया, उसके बाद हमने उनकी सीज फायर को स्वीकार किया, हमारी तरफ से सीज फायर नहीं हुआ? पहली, एक मिनट भाई, एक मिनट। दूसरा, कर्नल अनुपम जी, क्या पाकिस्तान की तरफ से क्लियरेंस नहीं दिया गया कि ट्रंप ने मध्यस्थता नहीं की? पाकिस्तान ने बाकायदा भारत से बात की और उसके बाद यह सब हुआ। दूसरी चीज, तीसरी चीज, क्या हमारा एक भी फाइटर जेट गिरा? क्या यह हमारी किसी भी सेना ने स्पष्ट किया? कांग्रेस ने किया ट्रंप के कहने पर। बताइए कितने जेट गिरे? क्या यह सेना का अपमान नहीं था? सेना का अपमान? एक मिनट सर, अनुपम जी, जब हम ये कहते हैं कि ट्रंप मध्यस्थता कर रहा है, क्या हमारी सेना का अपमान नहीं? जब वो कांग्रेस कह रही है कि हमारे कितने फाइटर जेट गिरे, ये बताए क्या कांग्रेस का अपमान नहीं है? ये क्या सेना का अपमान नहीं? विजेंद्र, मैं तकरीबन 37 साल जो है देश की सेवा में सेवारत रहा, जिसमें सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी आपको पता है रॉ में किया। मैं ब्लैक कैट कमांडो में रहा, और मैं एयर डिफेंस आर्टिलरी जिसने मैक्सिमम ऑपरेशन में हिस्सा लिया सिंदूर में, सबसे बड़ी सफलता ली, सारे जीवन उसका हिस्सा रहा। हमें अपने जो चीफ हैं 3, जो हमारे सीडीएस हैं अनिल चौहान, उनकी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और उसको सत्य मानना चाहिए। कभी भी एक दूसरे पर राजनीतिक हमला करना उचित है। आप आपस में जब भी मिलेंगे, मैं हर चैनल पे देखता हूं जोर जोर से चिल्लाना और बोलना, मगर जोर से चिल्लाने से कोई भी असत्य चीज सत्य नहीं हो जाती। और हां, ऐसा जो आपने कहा, पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर, उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात की, डीजीएमओ उसके बाद आर्मी चीफ को बुलाता है, आर्मी चीफ सीडीएस को बताते हैं, और सीडीएस रक्षा मंत्री के थ्रू प्रधानमंत्री को बनाते हैं। ये एक चैनल है। उस चैनल के मुताबिक जब भारत ने स्वीकार किया, तो हां, हमने युद्ध विराम टेम्परेरी तौर पर किया। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, एक टेम्परेरी तौर पे स्थगित किया गया। हमने ये कहा कि अगर वहां से गुस्ताखी नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे। और ट्रंप ने तो हजारों चीजें कही हैं, उन्होंने तो डैडी कॉम भी बताई। हम उन पर विश्वास नहीं करते। एक चीज उसने कह दी, हम उस पर अंधभक्ति से विश्वास कर रहे हैं। सर, दूसरे पे भी की कांग्रेस ने। जब ट्रंप ने कहा कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तुरंत राहुल गांधी कहने लगे डेड इकोनॉमी है, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। सर, क्यों हम विदेशी ताकतों के बोल के अंदर अपने बोलों को घुसाते हैं? सर,
ये क्या हमें सोचना नहीं चाहिए? देखिए, जो सैन्य शक्ति है हमारी, उस पे हमें नहीं, पूरी दुनिया को कोई शक नहीं है कि भारत की सैन्य शक्ति क्या है और हम कितने आत्मनिर्भर हैं सैन्य शक्ति पर। तो इसलिए हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि अगर युद्ध विराम हुआ है तो जो भी सरकार है उसका एक डिसीजन है, उसका निर्णय है कि युद्ध कितनी देर चलेगा और कितनी देर रुकेगा। चाहे 47 का युद्ध हो, हमने युद्ध विराम से किया। क्लियरेंस ही चाहता था, क्योंकि मैंने तो ये भी पढ़ा है कि भाई मुंबई अटैक के बाद कहा गया सेना ने कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। सरकार ने कहा मत कीजिए, रहने दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। यह भी हुआ है, जबकि हमारे 2 बड़े अटैक हुए तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक हमने की। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमने 3 प्रधानमंत्रियों को अटैक में ही खोया और कांग्रेस की सरकार में ही खोया। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मुंबई अटैक यहीं हुआ और जिसने अटैक किया उसको कांग्रेस के ही तथाकथित नेता भगवा टेररिज्म का नाम देते हैं, बुक लॉन्च करते हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2013 में मुजफ्फरपुर का दंगा होता है और कांग्रेस के उस वक्त के प्रधानमंत्री सोनिया गांधी, राहुल गांधी सिर्फ मुसलमानों से जुड़े हुए पीड़ित कैंप होकर आते हैं और हिंदुओं की तरफ जाते नहीं है। उसके बाद जो फिर एक लिस्ट बनती है मुआवजे की, उसमें सिर्फ सारे मुस्लिम भाई होते हैं, हिंदू एक नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट जब फटकार लगाता है तब उस लिस्ट को संशोधित किया जाता है। आशीष जी, इसको भी बोलना चाहिए। लेकिन वापस मैं आ रहा हूं सर, मैं अपने टॉपिक पर रहूंगा, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। मुकेश चौधरी जी, मेरा टॉपिक यह है सर कि आतंकवाद ना पहली बार है ना अंतिम बार है, उसका स्वरूप बदल रहा है, वो हथकंडे अपना रहा है। क्या हम उसके पैरेलली चल पा रहे हैं हर तरीके से, टीम के तौर पर, टेक्नोलॉजी के तौर पर, और जो नए गेटवे ओपन हो रहे हैं क्या हम उनको वक्त रहते बंद कर पा रहे हैं? और सजेशन क्या है सर आपके, क्योंकि आप बेहतरीन एक्सपर्ट हैं, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो कैपेबिलिटी की बात करें तो कैपेबिलिटी वाइज इंडिया में एजेंसीज काफी कॉम्पिटेंट और कैपेसिटी काफी उनकी है और उनकी क्षमता है। काफी इंटेलिजेंस टाइम टू टाइम गैदर भी होती है और बहुत सारे ऑपरेशंस, मतलब अगर आपने भी जो इसके डेवलपमेंट देखे होंगे, जो पिछले कुछ दिनों में जो ऑपरेशंस हुए हैं, जो आइडेंटिफिकेशन हुए, वो इंटेलिजेंस गैदरिंग के बेस पे ही हुए हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज की क्षमता के बेस पे ही हुए हैं। ठीक बात। हो सकता है कि इससे काफी बड़ा नुकसान हो सकता था, पर अगर एजेंसीज इतनी सक्षम नहीं होती तो इस हद तक काफी सारी चीजों को वो आइडेंटिफाई टाइमली नहीं कर पाते। तो कैपेसिटी हमारी है, हमें जो रिक्वायरमेंट है अपने लेवल पे एजेंसीज को या गवर्नमेंट को, वो है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, फॉरेंसिक्स फील्ड में और इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस फील्ड में और रिसर्च करने की, रिसर्च लेबोरेटरीज, जिससे हम हमारे पर्सनल सॉफ्टवेयर्स, कोई फॉरेन सॉफ्टवेयर्स और फॉरेन डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो, हमारे खुद के हार्डवेयर हों। जैसे प्रधानमंत्री का विजन भी है पीएम का कि आत्मनिर्भर बने हम, तो ऐसे जो फॉरेंसिक टूल्स हैं या इंटेलिजेंस गैदरिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं या जैसे ऑफेंसिव ऑपरेशंस करने की जो क्षमता है, साइबर बेस्ड ऑफेंसिव ऑपरेशंस, उनके लिए और डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके ऊपर फंड्स और इन्वेस्टमेंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जो हमें हमारी क्षमता को बढ़ाएगा। ठीक है सर, मुझे बस एक ही कमेंट लेना है अनुपम जी, क्योंकि ये देश का सवाल है। ये जो अटैक हुआ है, ये अटैक ही किया गया है जानबूझकर या ध्यान भटकाने के लिए कि किस तरीके से एक्शन हो रहे हैं? थोड़ा सा डीरेल करते हैं, मौका मिलेगा बच के भागने का। विजेंद्र, तकरीबन पिछले 20 दिन से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और सुरक्षा एजेंसीज कश्मीर में और जगह जगह धरपकड़ में लगी हुई थी। और जब फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम जो है अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, जो अपने आप में एक स्थिर चीज है, बिल्कुल, मगर जब उसको एक फ्यूल ऑयल के साथ मिलाया जाए या शुगर या एल्युमिनियम के पाउडर के साथ मिलाया जाए और उसको डेटोनेट किया जाए तो बहुत बड़ी संख्या में उससे लोग मरेंगे और हताहत होंगे। बहुत विनाशकारी ब्लास्ट होता है। बेरूत में 2020 अगस्त में दुनिया का सबसे बड़ा ब्लास्ट जो इससे किया गया था अमोनियम नाइट्रेट से, उसमें 100 से ज्यादा लोग मरे थे और 2000 से ज्यादा जख्मी हुए थे। तो हम इंटेंसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं सर, ये अब जब पकड़ा गया, अटैक हुआ है या निशाने पर यही था? जब पकड़े गए ये लोग तो इन्होंने शायद इनके पास और भी 2-4 सेफ हाउसेज हैं जहां इन्होंने और हथियार, ऐसे डेटोनेटर्स, ऐसे फ्यूल्स, ऐसे आरडीएक्स, एक्सप्लोजन के तरीके बनाने के, बॉम्ब बनाने के सामान साजो रखे हुए थे, जिससे जब इन्हें लगा कि अगर हम एक ब्लास्ट हपरा तपड़ी में कर दें तो उसके बाद कुछ समय के लिए एजेंसियों का ध्यान वहां भटकेगा
और हम अपना जो असला यहां से निकाल के किसी सेफ जगह ले जाने में सक्षम होंगे। ठीक है अशोक पाठक जी, एक लाइन में जवाब दीजिएगा, ये सब जो घट रहा है ये धार्मिक कट्टरता की वजह से, धार्मिक सोच की वजह से, या पैसों के लालच की वजह से? ये केवल धार्मिक कट्टरता की वजह से, पूरा यूरोप इसका उदाहरण है। और मेरे जो पैनल के मित्र ने अभी कहा था, तो मैं पूछना चाहता हूं, अफजल गुरु को 4 साल तक बिरयानी किसने खिलाई? जितने आतंकवादी कांग्रेस के जमाने में हुए, अफजल गुरु को फांसी किसने दी? कांग्रेस को अफजल गुरु बढ़ाने वाले फांसी हैं। यूपीए की सरकार में हुई थी सर। हमेशा अफजल गुरु को फांसी यूपीए की सरकार में हुई मुस्लिम थी। तुष्टीकरण किया। फांसी यूपीए की सरकार में हुई थी। इसी कारण से देश के हालात खराब हुए। किसने खिला दी बिरयानी? कब खिला दी? मेरा एक अरे प्रश्न कहाँ है, खिला दी? 4 वर्ष तक फांसी की सजा नहीं दी संसद के अपराधी को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बता संसद में हमला कि किया, पुलवामा के हत्यारों को फांसी हो गई क्या? पठानकोट के हत्यारों को फांसी हो गई क्या? उरी के हत्यारों को फांसी हो गई क्या? इंस्पेक्टर भवनचंद शर्मा ने एक फांसी उग्रवादियों को मारा, जनता पार्टी की तो सोनिया जी के आंसू रो पड़े। 2025 सोनिया जी रो रही थी। एक मिनट भाई, शैलेंद्र जी फाइनल कमेंट। भाई इनको भारतीय रोकना जनता तो पार्टी पड़ेगा, सरकार है। एक मिनट भाई, फाइनल कमेंट। शैलेंद्र जी रोकना तो पड़ेगा, अगर टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस हो दिखनी चाहिए। नहीं बिल्कुल है। आप देखिए कोई भी एक्ट होता है एक्ट ऑफ टेरर माना गया है, और किस तरह से आपने देखा कि उरी अटैक के बाद भी हमने उनको फांसी की सजा नहीं दी, उनको मार दिया, गोली से मार दिया पाकिस्तान में घुस के। अरे अरे क्या सबूत? मार दिया। यही कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, जिन्होंने जिनकी हिम्मत नहीं हुई पाकिस्तान में घुसने की, सीरियल बम ब्लास्ट होते थे, उग्रवादियों को, अलगाववादियों को दिल्ली में स्वागत करते थे। ये किस तरह की बातें करते हैं? बेशरम होकर टीवी चैनलों पर माफी मांगो। आपको तो भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो पाकिस्तान में 100 किलोमीटर घुस के उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करती है। हम फांसी पे नहीं चढ़ाते, हम सीधे गोली मारते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुपम जेटली जी, शैलेंद्र जी, आशीष जी, मुकेश जी और अशोक पाठक जी। जरूरत है हर एक साजिश को डिकोड करने की और उसको खत्म करने की। और आज खतरा मानकर चलिए, पाकिस्तान तो खतरा है ही, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि में ही आतंकिस्तान है, लेकिन उससे बड़ा खतरा वो है जो हमारे इर्द गिर्द है, जो उस सोच को पोषित कर रहे हैं, जो हमारे बीच में एलीट क्लास में है। अगर वो इस सोच से ग्रसित है तो सबसे पहले उनको हमें पहचानना होगा, क्योंकि जो अटैक हो रहे हैं ना, उसके अंदर वो शामिल है जो भारत में पैदा हुए हैं, जो भारतीय हैं, और भारतीय होने के बावजूद भारत को ही जख्म देने की साजिशें रच रहे हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।